जय हिंद दोस्तों, मैं नसीब आलम, आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग ये चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से नवस्वतंत्र देशों ने अपने आप को इन दोनों गुटों से अलग रखा। हाँ जी, ये उन्हीं दोनों गुटों की बात हो रही है जिसके बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में चर्चा किया था। हमने देखा था कि किस तरह से अमेरिका यानी कि पूंजीवादी और सोवियत संघ यानी कि साम्यवादियों के बीच में पूरा विश्व दो गुट में बट गया था। और वहीं पर ये नवस्वतंत्र देश जो अभी अभी आजाद हुए थे, उनके सामने एक समस्या थी कि हमें इन दोनों में से किस ग्रुप के साथ मिलना चाहिए। हमें अमेरिका के साथ मिलना चाहिए या सोवियत संघ के साथ मिलना चाहिए। लेकिन इन दोनों गुट में मिलने से ज्यादा किसी भी गुट में न मिलने की चिंताएं उनके सामने सबसे अधिक थी। इसके पीछे एक सिंपल सा कारण है। मानो कि अभी अभी वो आजाद हुए थे, यानी कि अभी तक वो ब्रिटेन और फ्रांस के चंगुल में थे। ब्रिटेन और फ्रांस उनकी विदेश नीतियों पर कब्जा करके बैठे हुए थे। ब्रिटेन और फ्रांस उनको गुलाम बनाए हुए थे। वे जितने भी देश थे वे सभी उन्हीं के अधीन काम करते थे। और आज जब उनको मौका मिला है अपनी स्वतंत्र नीति बनाने की, तब विश्व के अंदर एक ऐसा माहौल बना हुआ है जहां पर सभी छोटे छोटे देश किसी न किसी गुट का हिस्सा है। चाहे वो साम्यवादियों का हिस्सा हो, चाहे वो पूंजीवादी का हिस्सा हो, लेकिन वो किसी न किसी गुट के हिस्सा है। भारत 1947 में आजाद हुआ, उसके सामने भी ऐसी चुनौती थी। उसके सामने भी ये समस्या थी कि हमें किसके साथ मिलना है। हमें पूंजीवादियों का साथ देना चाहिए या साम्यवादियों का साथ देना चाहिए, या फिर इन दोनों से अलग हट करके एक नया संगठन की स्थापना करनी चाहिए। लेकिन यदि ये अल्प विकसित देश, क्योंकि उस समय आजाद हुए थे तो इनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, अलग रह करके भी अपने बिना महाशक्तियों के सहयोग से अलग रह करके ये अपना विकास नहीं कर सकते थे। इसीलिए किसी न किसी गुट में इनको मिलना ही पड़ता। लेकिन होने को कौन टाल सकता है। कहते हैं ना, जब समस्याएं आती हैं तो उन समस्याओं का समाधान ढूंढने के पीछे हम लोग इधर उधर भागते रहते हैं। ये समस्या थी भारत और भारत जैसे नवस्वतंत्र देशों के सामने। भारत और भारत जैसे नवस्वतंत्र देशों ने ये निर्णय किया कि हमें किसी भी महाशक्तियों के साथ नहीं मिलना है, और यदि हम इनके साथ मिलते हैं तो जो आज़ादी हमें मिली है उस आज़ादी का कोई भी मतलब नहीं। फिर क्या हुआ? क्या ये लोग अलग रह करके अपनी आर्थिक और राजनीतिक विकास कर पाए? आइए समझते हैं एक एक करके इन सभी को घटना के क्रम से। 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ, उससे पहले हम चलते हैं। अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के समय चलें तो प्रथम विश्व युद्ध जो था वो 1914 से लेकर के 1918 यानी कि 4 वर्षों तक चला। और उसके बाद पूरे विश्व के अंदर ये चिंता थी कि शांति स्थापित कैसे किया जाए, पूरे विश्व को एकजुट कैसे किया जाए। फिर इस तरह का यानी कि फिर से प्रथम विश्व युद्ध जैसा कोई युद्ध ना हो, उसके लिए क्या किया जाए। और सभी देशों ने बहुत ज़्यादा विचार विमर्श किया और उसके बाद लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। लीग ऑफ नेशन विश्व के अंदर शांति स्थापित करने के लिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनाया गया, जिसको हम लोग राष्ट्र संघ कहते हैं।
लेकिन वे राष्ट्रसंघ असफल रहा और एक बार फिर से 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है। ये 1945 तक चलता है और 1945 के बाद फिर से वही प्रश्न मार्क जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था कि अब तृतीय विश्व युद्ध न हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अब फिर से विश्व के अंदर शांति स्थापित करना है, उसके लिए क्या करना चाहिए। और ये सभी समस्याएं अभी सुलझी भी नहीं थी कि शीत युद्ध का आरंभ हो जाता है और फिर से तनातनी का माहौल बन जाता है। खैर, इन सब के बीच में शांति स्थापित करने के लिए और तृतीय विश्व युद्ध को न हो उसको रोकने के लिए एक और नया संगठन का रूप दिया जाता है जिसका नाम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ है। संयुक्त राष्ट्र संघ अभी तक विश्व के अंदर शांति स्थापित करने के लिए कार्य कर रहा है और बहुत उम्दा कार्य कर रहा है। उसके ऊपर हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में चर्चा करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, उसका पूरा डिटेल उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। आज हमें ये जानना है कि वही शांति स्थापित करने के लिए जब संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाया गया तो फिर ये अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो तनाव उत्पन्न हो रहा था, बार बार जो तृतीय विश्व युद्ध जैसा भयंकर स्थितियां पैदा हो रही थी, उस दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ क्या कर रहा था। उसको तो बनाया ही इसीलिए गया था ताकि इस तरह की स्थितियों से निपटा जा सके। और इन सभी के बीच में अगर कोई पीस रहा था तो वे थे नवस्वतंत्र देश, अल्प विकसित देश। वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि हमें आज़ादी मिली है या हमें नए तरह की गुलामी के जंजीरों में छोड़ दिया गया है कि जाओ एक बार फिर से नई गुलामी का आनंद उठाओ। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए एक सम्मेलन 1955 में होता है बांगडुंग के अंदर, एफ्रो एशियाई सम्मेलन। ध्यान से सुनिएगा, एफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 बांगडुंग। यह सम्मेलन वह सम्मेलन है जो अल्प विकसित देशों की भाग्य को बदलकर रख देता है। होता क्या है इस सम्मेलन में, आइए। बांगडुंग सम्मेलन, जिसको एफ्रो एशियाई सम्मेलन कहा जाता है, जो अफ्रीका और एशिया के जो नव स्वतंत्र देश थे उनके बीच, अल्पसंख्यक देश, विकासशील देश, उनके बीच में ये सम्मेलन होता था। 1955 में जब ये सम्मेलन हुआ तो उस सम्मेलन के अंदर 3 मित्र, हम कह सकते हैं 3 देश के अध्यक्ष पहुंचे। एक भारत से थे जवाहरलाल नेहरू, एक मिस्र से थे गमाल अब्दुल नासिर और एक यूगोस्लाविया से थे जोसेफ ब्रोज टीटो। पहुंचे और भी देशों के अध्यक्ष थे क्योंकि एक सम्मेलन बहुत बड़े लेवल पर होता है, बहुत सारे देशाध्यक्ष जो होते हैं उसमें उपस्थित होते हैं। लेकिन ये 3 जो देशाध्यक्ष थे ये आपस में पहले से ही बहुत घनिष्ठ मित्र थे। एक बार फिर से नाम देखिएगा, भारत से जवाहरलाल नेहरू, मिस्र से गमाल अब्दुल नासिर और यूगोस्लाविया से जोसेफ ब्रोज टीटो। तो ये तीनों आपस में घनिष्ठ मित्र थे। आइए एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं इन सभी घटनाओं को। जब भी हम किसी शादी पार्टी में जाते हैं और वहां पर जब हमारे कोई मित्र मिल जाए, बहुत घनिष्ठ, बहुत पुराने मित्र अगर हमें उस शादी पार्टी में मिल जाए तो खाने के साथ साथ हम लोग बहुत चीज़ों पर चर्चा करते हैं कि आप क्या कर रहे हो, कैसे चल रहा है जीवन, सब ठीक है, बहुत ज़्यादा तरक्की चल रही है, वगैरह वगैरह बातों पे चर्चा करते हैं। वैसे ही बांगडुंग के अंदर जब ये तीनों मित्र पहुंचे थे तो इन्होंने एक चर्चा शुरू की। एक कमरे में बैठकर बैठक के रूप में इन्होंने एक चर्चा शुरू कर दी
उस चर्चा में ये चल रहा था, नेहरू जी कह रहे थे मिस्र से और यूगोस्लाविया के अध्यक्ष जोसेफ ब्रोज टिटो से कि बताओ अभी अभी हम आज़ाद हुए हैं, आज़ाद हुए हमें अभी ज़्यादा अरसे भी नहीं हुए कि हमारे सामने एक समस्या उत्पन्न हो गई है। अगर हमें इन दोनों में से किसी भी देश से मदद लेनी है तो हमें इन दोनों के साथ जाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इनके साथ मिलते हैं तो फिर हमारी आज़ादी कहाँ रही? और वो लोग भी हामी हामी भरे जा रहे थे। तभी एक आइडिया अचानक मन में आया कि नहीं नहीं, हम इन दोनों गुट में से किसी भी गुट के अंदर नहीं मिलेंगे। इससे पहले यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक सम्मेलन हुआ था 1954-53 के आसपास। ये सम्मेलन हुआ था जहां पर भारत के कृष्ण मेनन, डॉक्टर कृष्ण मेनन वहां पर उपस्थित हुए थे और उनके मुंह से पहली बार ये शब्द निकला था कि हम दोनों में से किसी गुट के साथ नहीं हैं, हम किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम तो गुट निरपेक्ष है। तब उस सम्मेलन के अंदर सभी देशों ने बहुत हंसी उड़ाया था भारत की। और यहां पर 1955 में बांगडुंग के अंदर तीनों मिलकर के उसी बात पे चर्चा कर रहे हैं कि हमें किसी भी गुट के अंदर नहीं मिलना चाहिए। अब सामने से प्रश्न आता है कि नहीं मिलना चाहिए तो क्या करना चाहिए, क्यों ना मिले? उधर से प्रश्न आया, नेहरू जी बोले देखो, यदि हम अमेरिका के साथ मिलते हैं तो हमें कौन मदद करेगा? अमेरिका? क्या सोवियत संघ हमारी मदद कर सकता है? सामने वाले बोले क्यों मदद करेगा? आप यदि अमेरिका के साथ होते हैं तो आपकी मदद सिर्फ और सिर्फ अमेरिका करेगी, सोवियत संघ आपकी मदद नहीं करेगी। और यदि सोवियत संघ के साथ मिलते हैं तो सामने से उत्तर आया कि सोवियत संघ करेगी, अमेरिका नहीं करेगी। लेकिन नेहरू जी ने कहा कि यदि हम इन दोनों ही गुटों के साथ नहीं मिलते हैं, अलग रहते हैं, तो हमारी मदद कौन कर सकता है? हम अमेरिका से बोले तो वो और सोवियत संघ से बोले तो वो, दोनों ही मदद कर सकता है। लेकिन एक समस्या है कि हम एक या दो देश ये काम नहीं कर सकते, हमारे साथ कुछ देशों का समूह होना चाहिए ताकि हम ये बोल सके अमेरिका को कि यदि आपने हमारी मदद नहीं करी तो हम सोवियत संघ के साथ पूरे जत्था को लेकर मिल जाएंगे, तो अमेरिका मदद करेगी। और यही बात हम सोवियत संघ को बोलेंगे और दोनों से ही मदद लेकर के अपनी आर्थिक और राजनीतिक विकास करते रहेंगे। ये 1955 के अंदर बैठक हुई और उस बैठक के अंदर ये डिसाइड किया गया कि अब हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे और विश्व के राजनेताओं से बात करेंगे और उनको बोलेंगे कि हमें इन दोनों गुट से अलग रह करके गुट निरपेक्षता की नीति को अपनानी चाहिए। और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं था, दो और इसके समर्थक आ गए, इंडोनेशिया से सुकर्णो और घाना से वामे एनक्रुमा। इंडोनेशिया से सुकर्णो और घाना से वामे एनक्रुमा। अब ये हो गए 5 और इन पांचों नेताओं को, पहला देखिए आप स्क्रीन पर, पहला भारत से जवाहरलाल नेहरू, दूसरा मिस्र से गमाल अब्दुल नासिर, तीसरा यूगोस्लाविया से जोसेफ ब्रोज टिटो, चौथा इंडोनेशिया से सुकर्णो और पांचवा घाना से वामे एनक्रुमा। इन 5 नेताओं को गुट निरपेक्ष का संस्थापक नेता कहा गया और 1961 में, हाँ जी 1961 में बेलग्रेड के अंदर पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन आयोजित किया गया। जब पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन आयोजित किया गया तो उसके अंदर लगभग अमेरिका हो, इन दोनों की तरफ से ही इनके सामने मुख्य चुनौतियां आई और वो चुनौतियां थी कि इन दोनों ने ही इस गुट को मानने से मना कर दिया, जबकि वह तो कोई गुट था ही नहीं। वास्तव में था क्या? आइए चर्चा करते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन शब्द से आप देखिए, यदि आप शब्दों को देखेंगे, गुट
निरपेक्ष, गुट निरपेक्ष आंदोलन। आंदोलन उस स्थिति को कहते हैं जिसमें किसी एक समस्या पर चर्चा नहीं हो रहा होता, जिसके अंदर कई सारी समस्याएं, कई सारे वर्ग के लोग एक साथ मिल करके अपनी बातों को समझाने के लिए या अपनी बातों को आगे तक पहुंचाने के लिए एक मंच तैयार करते हैं। यहां पर गुट निरपेक्ष आंदोलन का अर्थ वही मंच, यानी कि एक ऐसा मंच स्थापित करना था जहां से अल्प विकसित देश, जहां से विकासशील देश, जहां से नव स्वतंत्र देश अपनी बातों को इन महाशक्तियों तक पहुंचा पाए, ताकि आर्थिक और राजनीतिक मदद जो है वो इनसे मिल सके। तो ऐसा ही मंच स्थापित करना मात्र उद्देश्य उस समय था गुट निरपेक्ष का। और गुट से निरपेक्ष रहना, निरपेक्ष मतलब अलग रहना। हम ना तो अमेरिका पूंजीवादियों का सपोर्ट करेंगे और ना ही हम उनको बोलेंगे कुछ, ना ही हम साम्यवादियों का सपोर्ट करेंगे और ना ही हम इनको कुछ बोलेंगे। इसी को बोलते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि दोनों में से किसी भी महाशक्तियों के साथ, अर्थात किसी भी गुट के साथ न मिलने की जो रणनीति थी, उसी को गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना गया। नॉन अलायंस मूवमेंट नाम के नाम से जाना गया। और यह आंदोलन आगे बढ़ करके बहुत अच्छे तरीके से अपने रणनीतियों को लागू करते हुए अल्प विकसित देशों को दोनों ही महाशक्तियों से आर्थिक और राजनीतिक मदद दिलाती रही। अब आता है कि सर गुट निरपेक्ष आंदोलन की जरूरत क्या थी, क्यों गुट निरपेक्ष आंदोलन को बनाया गया था। तो देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन को बनाने के पीछे कई सारे कारक जो हैं वो काम कर रहा था, लेकिन इसमें से महत्वपूर्ण कुछ कारक थे जो काम उस समय बहुत ज्यादा प्रभावी था। पहला कारक, शीत युद्ध का बढ़ता प्रभाव, यानी कि जो शीत युद्ध था उसका प्रसार बढ़ता ही जा रहा था, जिसके कारण वे नव स्वतंत्र देश जो थे उन्होंने डिसाइड किया कि हमें इसके बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना है, तो हम सभी को एकजुट होना पड़ेगा। और विश्व के अंदर अगर शांति स्थापित करनी है तब भी हम सभी को एकजुट होना पड़ेगा। अर्थात शीत युद्ध के प्रसार को रोकने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन जरूरी था और उसको बनाया गया। दूसरा अगर देखें तो वे सभी के सभी देश अल्प विकसित देश थे, नव स्वतंत्र देश थे। ऐसा कहा जाता है कि उस समय सिर्फ अफ्रीका से 16 से अधिक देश बतौर सदस्य यूनाइटेड नेशन में उस समय शामिल हुए थे, नए 16 से अधिक देश। तो इन देशों को आर्थिक और राजनीतिक मदद दिलाने के लिए भी ये जरूरी था। नौ स्वतंत्र देश अभी अभी उत्पन्न हुए थे, तो अपनी आज़ादी को बनाए रखने के लिए भी गुट निरपेक्ष आंदोलन के अंदर उन्होंने आए। और तीसरा पॉइंट, अपनी आर्थिक मदद को लेने के लिए। इसके पीछे और भी कई सारे कारण हैं। अगर भारत की स्पेशली बात करें तो भारत सबसे पहले अपनी विदेश नीति को अपने हाथ में रखना चाह रहा था, अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना चाह रहा था, संप्रभुता को बनाए रखना चाह रहा था। दोनों ही में से किसी भी गुट निरपेक्ष मतलब किसी भी समूह के साथ, चाहे वो पूंजीवादी समूह हो, चाहे वो साम्यवादी समूह हो, इनके साथ वो मैत्री संबंध रखना चाह रहा था। किसी के साथ कोई भी दुश्मनी मोल नहीं लेना चाह रहा था। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो यदि भारत अमेरिका का सपोर्ट करता तो चीन और रूस हमारे बिल्कुल बॉर्डर से नजदीक में है, चीन का बॉर्डर हमारे देश से लगता है, उधर से प्रेशर बनता। यदि हम साम्यवादियों के साथ मिलते तो पाकिस्तान बिल्कुल बॉर्डर पे है, वो अमेरिका के साथ था, उससे प्रेशर मिलता। तो हम दोनों ही तरीके से फंसे हुए थे। तो हमारे लिए भौगोलिक कारण भी यहाँ पर काम कर रहा था, हमारे लिए आर्थिक कारक भी यहाँ पर काम कर रहा था, हमारे लिए इन दोनों से मैत्री बना करके रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य था। तो इन सभी के कारण जो था वो गुट निरपेक्ष आंदोलन को बनाना और उसको आगे बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट था।
ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन आगे तक चला। आगे चल करके जब ये अपना बहुत सारे मुद्दों को एक साथ सम्मिलित किया, सभी देशों को, यानी कि इनके अंदर जितने भी देश थे, इनकी कोई एक अपनी पॉलिसी तो थी कि बस किसी भी गुट के साथ नहीं मिलना, लेकिन सभी देशों को यह आज़ादी थी कि वो अपने तरीके से अपने देश को चलाए, अपने तरीके से अपने देश की नीतियों को बनाए, अपने तरीके से अपने देश की विदेश नीतियों को बनाए। किसी भी देश का एक दूसरे देशों पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता था। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो था वो अल्प विकसित देशों को एक ऐसा माहौल, एक ऐसा स्वतंत्र माहौल दिया जिसके अंदर वे अपनी विदेश नीति को स्वयं तैयार कर सकते थे, और इसलिए भी ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है वो बहुत सफल रहा। 3 ऐसे कारण हैं जिस पे हम बल दे करके कह सकते हैं कि इनको देखो तो गुटनिरपेक्षता की सफलता अपने आप में सामने आती है। पहला कारण तो ये है गुटनिरपेक्ष की सफलता को जांचने का, मेजर करने का, क्योंकि कई बार आता है कि गुटनिरपेक्ष बना, क्या ये सफल रहा या विफल हो गया? तो हम कहते हैं कि नहीं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन सफल था, सफल है और सफल रहेगा आगे भी। अगर कहें पहली सफलता का कारण, तो जिस यूनाइटेड नेशन ने हंसी उड़ाई थी इस शब्द की, उसने इसको रिकॉग्नाइजेशन दिया, उसके अंदर कई सारे परिवर्तन आए यूनाइटेड नेशन के अंदर। दूसरा, ये जो महाशक्तियां आपस में कहती थी ये हम इसको नहीं मानते, अमेरिका ने तो साफ साफ कह दिया था कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है, हम तो नहीं मानते इनकी नीतियों को, क्योंकि ये तो सोवियत संघ के साथ इनका झुकाव रहता है। लेकिन सोवियत संघ हमेशा ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन की तारीफ करता रहा। उसके पीछे भी बहुत सारा रीजन है। जब इधर से ये प्रेशर कर रहा है, अमेरिका बोल रहा है कि हम नहीं मानते, तो सोवियत संघ कह रहा है कि हम मानते, तो इस तरह से वो चाहता था कि हमारे तरफ इनका झुकाव रहे। और कई लगभग 80% जो गुटनिरपेक्ष देश थे वो सोवियत संघ के झुकाव में थे, सोवियत संघ और साम्यवादी व्यवस्थाओं को मानते थे, लेकिन फिर भी उनके साथ प्रत्यक्ष रूप से कोई जुड़ाव नहीं था। तो इसीलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सफलता, क्योंकि दोनों ने ही उस समय इसको महत्व दिया। इसके अलावा अगर कहें तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है अपने कई सारे उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रहा है, अपने आर्थिक विकास को पूरा करने में सफल रहा है, जिसका एक उदाहरण है अंकटाड के अंदर जो टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट के नाम से जो रिपोर्ट पेश किया गया था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो के अंदर पूरा डिटेल से। आज हमें इतना जान लेना चाहिए कि वो आर्थिक विकास के लिए यूनाइटेड नेशन के सम्मेलन में एक रिपोर्ट अलग से ही पेश किया गया था ताकि अल्प विकसित देशों की आर्थिक विकास को किया जा सके। तो इन मुद्दे को देख करके हम ये कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन सफल रहा है, और इसकी सफलता का प्रमाण, जो सबसे बड़ा प्रमाण है, वो ये है कि इसके सदस्य देशों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। जहां पर 5 देशों ने मिलकर के पहला सम्मेलन को आयोजित किया था, आज 120 देश हैं जो नाटो नाम का, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का बतौर सदस्य हम इनके सम्मेलन में शामिल होते हैं। एक प्रश्न यहाँ से उठता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन को बनाया इसलिए गया था ताकि दोनों ही गुटों से अलग रह सके। अब जबकि 1991 से एक गुट रहा ही नहीं, तो इसकी प्रासंगिकता है कि नहीं है? तो देखिए, आज तो सिर्फ इतना ही चर्चा करते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना प्रासंगिक 1991 से पहले थे। थोड़ी बहुत 19-20 परिवर्तन, 19-20 फर्क जो है वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर पड़ा है, लेकिन इसकी प्रासंगिकता को नकार दे ऐसा प्रभाव नहीं देखने को मिला है। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आने वाले वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में गुटनिरपेक्ष आंदोलन और उनकी सफलता, उनकी विफलता के बारे में हमने चर्चा किया। आने वाले वीडियो के अंदर हम लोग नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था और भारत के गुटनिरपेक्ष आंदोलन में क्या भूमिका थी, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 2 चीज़ों के ऊपर चर्चा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार ये कहा जाता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है वो तटस्थता की नीति को या पृथकतावाद की नीति को अपनाता है, फॉलो करता है। तटस्थता ये वही नीति है जिसको कभी चाइना ने अपनाया था, जिसको कभी अमेरिका भी फॉलो किया था। पृथकता जिसको अमेरिका आज़ाद होते ही अपना लिया, 1787 के बाद से लेकर के
प्रथम विश्व युद्ध तक अमेरिका जो है वो पृथकता की नीति को अपनाता है। अब ये तटस्थता और पृथकता होता क्या है? देखिए, एक सिंपल सा लॉजिक है। तटस्थता, तटस्थ, हिलना डोलना नहीं। मैंने जो कह दिया वो कह दिया कि मैं युद्ध में नहीं शामिल होने वाला। युद्ध के अंदर कुछ भी हो, दो देश लड़ रहे हैं, लड़ने दो, मर रहे हैं, मरने दो, मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं साधारण सी भाषा में कि युद्ध के नीतियों को ना तो सही बोलना ना गलत बोलना, हो रहा है होने दो, हमें क्या लेना देना। तो तटस्थता की नीति युद्ध में शामिल न होने की नीति को कहते हैं। युद्ध में शामिल न होने की नीति को तटस्थता की नीति कहा जाता है। जबकि पृथकता, पृथक वर्ड को पकड़िए, पृथक, अलग। अब बोलते हैं ना कि हमारे पास बहुत सारी वस्तुएं हैं, इनको पृथक पृथक करके रखोगे तो अच्छा लगेगा। अलग, पृथक मतलब अलग। तो यहां पर भी पृथकता का मतलब वही है कि विश्व से अपने आप को पूरी तरह से काट लेना, किसी भी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। तटस्थता का मतलब सिर्फ युद्ध में शामिल ना होना। पृथकता का मतलब कि पूरे ही तरह से अपने आप को विश्व से अलग कर लेना। तो कई बार ये लोगों ने कहा कि गुटनिरपेक्ष जो है वो पृथकता और तटस्थता की नीति को अपनाता है, यानी कि वो युद्ध में शामिल नहीं होता है और वो अपने आप को पूरे विश्व से काट के रखता है। शीत युद्ध चल रहा है, उसको देखना चाहिए। शीत युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ के साथ आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आता, इसीलिए वो पृथक है। लेकिन यदि मैं आपको बोलूं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन ना तो पृथकता की नीति को अपनाता था और ना ही तटस्थता की नीति को अपनाता था, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पृथकता हम कह सकते हैं, देखो शीत युद्ध चल रहा है, उसका उद्देश्य अगर पढ़ लो तो उद्देश्य में ही लिखा हुआ है कि शीत युद्ध के प्रभाव को रोकना, और ऐसे कई जगह पे आए। कांगो युद्ध मध्यस्थता की भूमिका में थे गुटनिरपेक्ष देश, तो कैसे कह सकते हैं कि वो तटस्थता की नीति को अपनाते हैं कि जबकि वो युद्ध में शामिल हो रहे हैं। और पूरे विश्व से कटने की बात कहो तो विश्व के कई सारे देशों के साथ मिलकर के वो दोनों ही देशों के साथ कोऑर्डिनेशन करके और दोनों ही देशों से अपनी आर्थिक और राजनीतिक मदद ले रहे हैं, तो कहाँ से ये पृथक हुए? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन ना तो पृथकता के धर्म को अपनाता और ना ही वो तटस्थता की नीति को अपनाता है। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। यदि फिर भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित कोई भी चीज़ें रह गई हों या कोई भी समस्या आपको आती है तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि हम समस्याओं को आगे तक आप पहुंचा पाए और वहां से जो भी सॉल्यूशन हो पाएगा आप तक पहुंचाएंगे। यदि आपको लगता है कि हमें और भी विषयों के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जहां तक हो पाएगा हम एक्सपर्ट को लेकर के आप तक वीडियो को पहुंचाएंगे। हमारा मेन उद्देश्य है आपकी समस्याओं को सुलझाना, लेकिन यदि आपकी समस्याएं ही हम तक नहीं पहुंचेंगी तो चाह करके भी हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम जो भी प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास में आप सबकी भागीदारिता बहुत अहम है। तो आप सभी भी भागीदार हों, अपनी समस्याओं को, अपने प्रश्नों को अधिक से अधिक संख्या में कमेंट करें और हो सके तो इस वीडियो को इतना फैलाएं कि और भी जो आपके दोस्त मुहिम हैं वो भी देख करके अपनी समस्याओं को सुलझा पाए। घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।